ऐतिहासिक शहर ऑक्सफोर्ड में प्रतिष्ठित विद्वान थॉमस ब्रैडली अपनी बेटी सेरेना के साथ शांति से टहल रहे थे। उनकी चाल एक छात्रा ने रोकी, जिसने मुस्कुराते हुए थॉमस को स्कूल की छुट्टियों में एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि में शामिल होने का सुझाव दिया। युवती की आकर्षण में विचलित होकर थॉमस ने बिना छात्रा की असली मंशा समझे निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पिता और बेटी ने अपना रास्ता जारी रखा और विश्वविद्यालय की काउंसिल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की ओर बढ़े, जहां थॉमस को उम्मीद थी कि उनके ग्रीक प्रेम जादू के पुराने मंत्रों पर आधारित आशाजनक प्रोजेक्ट के लिए विस्तार की मंजूरी मिलेगी। कुछ संशय के बावजूद काउंसिल ने उन्हें गर्मियों में अपनी खोज पूरी करने की अनुमति दी। बैठक समाप्त होने पर प्रोफेसर कूल्टर, एक सहयोगी सदस्य, ने उदारतापूर्वक अपने स्पेट्सेस ग्रीस स्थित निवास की पेशकश की ताकि थॉमस अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकें। सेरेना उत्साहित होकर अपने पिता को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मना लिया और कूल्टर ने टिप्पणी की कि सेरेना उन्हें उनकी खुद की बेटी की याद दिलाती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा और उत्साह की कमी नहीं है। जब वे ऑक्सफोर्ड की एक पारंपरिक गतिविधि के तौर पर छात्रों को एक पुल से कूदते हुए देख रहे थे, तो उन्होंने थॉमस को अचानक शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तैरने में असमर्थ और डर से जड़ित सेरेना ने जोरदार तरीके से हस्तक्षेप किया ताकि उसके पिता इस निमंत्रण को स्वीकार न करें। छात्रों ने समझा और अपना आमंत्रण वापस ले लिया, जिससे थॉमस पुल से राहत की सांस लेते हुए वापस लौटे। बाद में पिता और बेटी ने सुरम्य स्पेट्सेस की ओर अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान कप्तान मावरोस ने पहले से ही समुद्री बीमारी से पीड़ित थॉमस को अपना पेट मजबूत रखने की सलाह दी। दुर्भाग्य से थॉमस ने कप्तान की मछली पकड़ने की बाल्टी में उल्टी कर दी, जिससे नाराज कप्तान ने उसे समुद्र में फेंक दिया। थॉमस के लिए यह स्थिति जोखिम बन गई, क्योंकि वह तैर नहीं सकता था। सेरेना घबरा गई। जब वह मावरोस से अपने पिता की मदद करने के लिए बहस कर रही थी, तब उसका कंगन उसकी कलाई से खुलकर समुद्र की गहराइयों में खो गया। सेरेना के कंगन में परिलक्षित हो रही रोशनी ने एक सायरन का ध्यान खींचा, जो पानी से बाहर आई और थॉमस को तैरते रहने में मदद की। मावरोस आश्चर्यचकित होकर अपनी मेटेलिक प्रोस्थेटिक का उपयोग करके उसे बचाने और नाव पर वापस लाने के लिए बढ़ाया। सुरक्षित होने पर उन्होंने स्पेट्सेस की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। पहुंचने पर मावरोस ने परिवहन के लिए $100 मांगे, लेकिन जब उसने क्लाइमेनी से मुलाकात की, जो वहां की सम्मानित बुजुर्ग महिला थी, तो उसने अपनी मांग वापस ले ली। क्लाइमेनी ने मावरोस की लालच के लिए डांटा और प्रकट किया कि वह कूल्टर की ओर से उनका स्वागत करने आई थी। क्लाइमेनी उन्हें कूल्टर के निवास तक ले गई, जो एक साधारण लेकिन उपयुक्त संरचना थी, और उन्हें एक नाश्ता पेश किया। हालांकि यह धूल की वजह से कुछ बेरौनक था। थॉमस और सेरेना ने शिष्टतापूर्वक स्वीकार किया। हालांकि जब क्लाइमेनी विचलित हुई तो उन्होंने भोजन को विनीत ढंग से छिपा दिया। उन्होंने बाकी दिन घर को गहनता से साफ किया। इस प्रक्रिया के दौरान सेरेना ने अपने पिता से कूल्टर की बेटी के बारे में पूछा, लेकिन उसे उसके बारे में बहुत कम पता था। तभी सेरेना ने एक प्राचीन ग्रीक पुस्तक की खोज की, जिसके कवर पर एक आंख का चिन्ह सजा हुआ था। थॉमस अपनी पढ़ाई में मग्न होने के साथ सेरेना ने संपत्ति पर पाई गई एक बाइक को ठीक किया और एक नजदीकी खाड़ी की ओर चल पड़ी। अप्रत्याशित रूप से क्लाइमेनी वहां प्रकट हुई। उसे चेतावनी दी कि वह उस स्थान से बचे जहां कूल्टर की बेटी गायब हो गई थी, और उसे सलाह दी कि वह अपनी इच्छाओं के प्रति सावधान रहे। इसी समय दिमित्री, मावरोस का बेटा, अपने पिता से अपनी मां के लौटने के बारे में पूछ रहा था, जो कथित तौर पर 4 साल पहले छुट्टियों पर गई थीं। मावरोस ने घुमावदार जवाब दिया, वादा किया कि वह जल्द ही होगा। इस बीच सेरेना ने घर वापस जाकर प्राचीन पुस्तक में छिपे हुए रहस्यों में गहराई से डूबना शुरू कर दिया। जैसे ही सेरेना ने समय से घिसी हुई एक पुरानी पुस्तक का पता लगाया, उसने सायरन्स की कहानियों को खोजा, जिसने उसकी जिज्ञासा को जगाया। अगले दिन वह क्लाइमेनी से मिलने की योजना बना रही थी, लेकिन दिमित्री ने उसे रोका, जिसने खुलासा किया कि क्लाइमेनी, जो वहां की एक मैचमेकर थी, हमेशा व्यस्त रहती थी। दिमित्री ने इस अवसर का उपयोग करते हुए उसे साथ में दिन बिताने का प्रस्ताव दिया, जिसे सेरेना ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया।
बाद में उसने क्लाइमेनी को ढूंढा ताकि अपने पिता थॉमस के बारे में पूछ सके। जब क्लाइमेनी खाना बना रही थी और एक कठिन काम जैसे कि मुर्गी का सिर काटने में व्यस्त थी, उसने पुष्टि की कि थॉमस एक नेक व्यक्ति थे। अगले दिन सुबह सेरेना ने अपने पिता से बात की कि दिव्य मुलाकात के लिए उचित समय क्या होगा। थॉमस ने सलाह दी कि दोपहर का समय आदर्श होगा, हालांकि यह बिना जोखिम के नहीं था। विचारशील होकर सेरेना ने सोचा कि शायद देवताओं को प्रसाद चढ़ाने से वे शांत हो जाएंगे, जिस पर उसके पिता ने हामी भरी, इसे एक व्यवहार्य विकल्प मानते हुए। इस विचार के साथ सेरेना एक स्थानीय प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर गई, जहां का प्रबंधक पहले से ही उसके नाम से परिचित था। उसने उसे एक नेकलेस पेश किया जिसमें आंख के आकार का एक तावीज था। नवीनीकृत उत्साह के साथ वह एक खाड़ी की ओर बढ़ी, उस आकर्षक स्थल के रहस्यों को उजागर करने का निश्चय किया। इसी समय एक और अधिक निजी संवाद में क्लाइमेनी ने थॉमस से उसकी दिवंगत पत्नी के बारे में पूछा। थॉमस ने साझा किया कि उसका संबंध उसकी मृत्यु से काफी पहले ठंडा पड़ गया था और सेरेना अपनी मां के सबसे करीब थी। अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के बाद क्लाइमेनी ने दोनों को एक सामुदायिक उत्सव में आमंत्रित किया। जब बातचीत हो रही थी, क्लाइमेनी एक प्राचीन पर्चे को लापरवाही से संभाल रही थी, जिससे थॉमस चिंतित हो गया और उसने उससे इसे अधिक सावधानी से संभालने का अनुरोध किया। दूसरी ओर सेरेना ने विश्वास की एक क्रिया में उस तावीज वाली माला को समुद्र में फेंक दिया, जबकि उसने पुरानी किताब से वाक्यांश उच्चारण किए, बिना यह जाने कि क्लाइमेनी उसे पास की एक चट्टान से देख रही थी। पानी में उतरते हुए सेरेना ने एक क्षतिग्रस्त मोजेक पर अपना खोया हुआ कंगन पाया, जिस पर वही आंख का चिन्ह था। उस दोपहर जब वह घर लौटी, सेरेना ने अपने पिता को नृत्य की कदम अभ्यास करते हुए पाया। एक शर्मीली मुस्कान के साथ उसने उसे स्वीकार किया कि उन्हें एक पार्टी में आमंत्रित किया गया था, जिससे सेरेना उत्साहित हो गई। उसने अपने पिता की छवि में सुधार करने में मदद करने की पेशकश की, उसके लिए एक प्रतिष्ठित सूट चुनते हुए। बाद में जब वे उत्सव में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह एक शादी है। थॉमस अपने सूट में असहज महसूस कर रहा था और जब दुल्हन का गुलदस्ता गलती से उस पर गिरा तो और भी अधिक असहज महसूस हुआ। इस दौरान एक परिपक्व दिमित्री ने थॉमस से सेरेना के साथ नृत्य करने की अनुमति मांगी। अपने आश्चर्य के बावजूद थॉमस ने सहमति दी। नृत्य के दौरान क्लाइमेनी ने अपनी दो भतीजियों को थॉमस को विचलित करने का इंतजाम किया। इस बीच समुद्र में मावरोस आतिशबाजी का प्रबंध कर रहे थे। हालांकि एक गलती के कारण एक आतिशबाजी उत्सव की ओर मुड़ गई, दुल्हन की पोशाक को टक्कर मारी और एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। अंत में थॉमस और सेरेना ने उत्सव से वापस जाने का निर्णय लिया। घर जाते समय उन्होंने किनारे के पास तैर रही एक सायरन को नजरअंदाज कर दिया। घर पहुंचने पर सेरेना ने अपने पिता के साथ प्यार का अनुभव करने की अपनी इच्छा साझा की। उन्होंने स्वीकृति और उदासी के मिश्रण के साथ प्यार की तुलना एक बीमारी से की, जैसा कि प्राचीन ग्रीक लोग किया करते थे। एक मुस्कान अभी भी उसकी याद में ताजा थी, क्योंकि पिछला समारोह कितना सुखद था। सेरेना ने थॉमस से एक और इसी तरह की घटना योजना बनाने का सुझाव दिया। हालांकि वह दूर लग रहे थे, अपने शोध कार्य में पूरी तरह से लीन और उसकी उपस्थिति से बेखबर। ध्यान की कमी से निराश होकर सेरेना ने आराम करने का फैसला किया। अपने कमरे में जाने से पहले थॉमस ने आसपास का निरीक्षण किया और उनकी नजरें उनकी दिवंगत पत्नी की कंगन पर टिक गईं, जो रात की मेज पर पड़ी थी। सुबह होते ही एक चिंतित और बेचैन सेरेना ने थॉमस से उसके अध्ययन की प्रगति के बारे में पूछताछ की। उसे चिंता थी कि उसके शोध में विफलता उन्हें अलग कर देगी, उसे कनेक्टिकट में अपने दादा दादी के साथ रहने के लिए मजबूर कर देगी। शांत स्वर में थॉमस ने उसे बताया कि उसकी बेचैनी प्रेम के जादू को समझने के उसके प्रयासों से आई थी। एक ऐसा क्षेत्र जिससे वह अनजान था, क्योंकि उसने कभी प्यार नहीं किया था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर सेरेना ने उसकी मां के प्रति उसकी भावनाओं के बारे में पूछा। थॉमस ने स्वीकार किया कि हालांकि वह उसका गहरा सम्मान करता था, वह उसे डर भी दिलाती थी। उसी दिन बाद में सेरेना उस खाड़ी की ओर गई जहां उसने एक सायरन का पंख पानी के ऊपर झांकते हुए देखा। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह प्राणी के पीछे गोता लगाई और जल्द ही उसका सामना करने लगी। सायरन ने उसे एक जादुई सीप दिया जो उसे पानी के नीचे सांस लेने की अनुमति देता था और दोनों समुद्री गहराइयों को खिसकने लगे। इस बीच दबाव से अभिभूत होकर थॉमस ने शराब का सहारा लिया
एक अनपेक्षित मोड़ में सायरन ने प्राचीन ग्रीक में बोलना शुरू किया, जिससे सेरेना को लगा कि वह अपने पिता के साथ अच्छी तरह से मिल सकती है। हालांकि सायरन के अस्तित्व का रहस्य बनाए रखने के लिए दी गई इच्छा को पूरा करने के लिए उसने चुप रहने का निर्णय लिया। दूसरी ओर एक नशे में धुत थॉमस ने निदेशक मंडल को फोन किया और एक विस्तार का अनुरोध किया, लेकिन इनकार के बाद निराशा के आवेश में उसने अपना इस्तीफा दे दिया। छाया से सेरेना ने पूरी बातचीत सुनी। थॉमस के शब्द उसे दर्द से गूंज उठे, उसके पहले से ही भारी हृदय पर और भार डालते हुए। सुबह के पहले प्रकाश में सेरेना ने नेरीड सायरन को बुलाया, उसे मजाकिया तरीके से एक मछली का टुकड़ा दिया। यह मजेदार इशारा नेरीड के लिए अनदेखा नहीं था, जिसने सेरेना को एक शरारती पालतू जानवर की तरह प्यारा समझा। जबकि वे बातचीत कर रहे थे, दिमित्री ने उन्हें एक पास की चट्टान से छिपकर देखा। उत्साहित होकर उसने अपने पिता मावरोस को बताया कि उसने जो देखा वह उसे एक गोरगोना लग रहा था। ऐसे प्राणी को पकड़ने की संभावित कीमत को समझते हुए मावरोस ने दिमित्री को ब्रैडली परिवार के बारे में पता लगाने के लिए उकसाया। घर लौटते समय सेरेना ने दिमित्री को देखा, जो जल्दी से वहां से जा रहा था। एक स्पष्ट रूप से परेशान थॉमस ने उसे बताया कि दिमित्री ने उसे बताया था कि उसने उसे खाड़ी में अकेले तैरते हुए देखा था। सेरेना ने तुरंत स्पष्ट किया कि वह अकेली नहीं थी, बल्कि एक वयस्क प्राचीन ग्रीक विद्वान के साथ थी, और उसने थॉमस से इस रोचक व्यक्ति से मिलने की इच्छा व्यक्त की, यह सुझाव देते हुए कि यह एक सहयोगी से मिलने जैसा होगा। हालांकि थॉमस ने हिचकिचाहट दिखाई, जिससे सेरेना निराश हो गई और उसने उसे कायर कहा। परेशान होकर थॉमस कमरे से बाहर चला गया। जिज्ञासा और शायद साहस की परीक्षा करने की इच्छा से प्रेरित थॉमस ने अगले दिन सेरेना की रहस्यमयी सहेली से मिलने के लिए खाड़ी का दौरा करने का निश्चय किया। लेकिन नेरीड की पूंछ को देखते ही डर ने उसे घेर लिया और एक अनजाने मोड़ में सायरन ने अपनी पूंछ से उसे मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। होश में आने पर एक भ्रमित थॉमस ने मुश्किल से ही कहा कि उसने एक देवी को पूंछ के साथ देखा था। सेरेना स्थिति को शांत करने की कोशिश में उसे आश्वस्त किया कि शायद यह प्रकाश की चाल थी। फिर उसने उसे तैरने के लिए आमंत्रित किया। जब थॉमस पानी में तैर रहा था, आंखें बंद करके और एक धुन गुनगुनाते हुए, नेरीड फिर से प्रकट हुई, सेरेना से उस आदमी की पहचान के बारे में पूछती हुई। जब उसे पता चला कि वह उसका पिता है, तो वह उसके गाने की क्षमता पर टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाई और बुलबुले वाली हंसी के साथ वापस चली गई। उस दिन सेरेना नेरीड से विनती कर रही थी कि वह थॉमस से मिलने का मौका दे, यह आश्वासन देते हुए कि वह उसे बहुत महत्व देगा। कुछ हिचकिचाहट के साथ नेरीड ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सूर्यास्त के समय उसने मानव रूप धारण किया, पैरों का जादू करके सेरेना के निवास की ओर चल पड़ी। थॉमस ने जैसे ही उसे देखा, वह अपनी हैरानी छिपा नहीं पाया और एक गाली बक दी। उसकी प्रतिक्रिया से गहरा आहत होकर नेरीड तुरंत वहां से चली गई, बिना कुछ कहे। अगले दिन दिमित्री ने सेरेना के घर का दौरा किया, यह बताते हुए कि थॉमस ने उसे उसी रात डिनर के लिए बुलाया था। तारों की छाया में मनाए गए भोज के दौरान मावरोस चुपके से थॉमस के स्टूडियो में घुस गया, नेरीड के बारे में सुराग तलाशने के लिए। क्लिमेनी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मावरोस समय पर छिप गया। कई दुर्घटनाओं का सामना करते हुए, जिसमें माइक्रोस्कोप में फंस जाना और गिरती हुई मूर्ति से पीटा जाना शामिल था। और तानिया का बाद में डिनर के दौरान क्लिमेनी ने एक भेड़ के सिर की डिश परोसी, जिसे सभी उपस्थित लोगों ने अच्छे से स्वीकार नहीं किया। सेरेना ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए बातचीत को यूनानी मिथक की ओर मोड़ दिया। थॉमस से इनो, समुद्री निम्फ की कहानी साझा करने को कहा, जिसने ओडिसियस को बचाया था। उसने यह भी चर्चा की कि कैसे अमृतत्व वाले लोग भी मर सकते हैं अगर वे अमृत द्वारा मर्त्य बनने की कोशिश करें, खासकर अगर उनकी मंशाएं संदिग्ध हों। जब थॉमस अपनी कहानी विस्तार से बता रहा था, दिमित्री ऊब से अभिभूत सो गया। मावरोस पास के एक पेड़ में छिपा हुआ भी नींद में डूब गया और जमीन पर गिर पड़ा। जागने पर उसने दिखावा किया कि वह केवल दिमित्री को ढूंढने आया था और जाने से पहले उसने कम अपीलिंग डिश से एक टुकड़ा ले लिया। अगले दिन नेरीड ने सेरेना को अपने गुप्त ठिकाने पर ले गई, जो दुर्लभ वस्तुओं और कीमती खजानों से भरी एक गुफा थी। एक लंबी तैराकी के बाद थकी हुई सेरेना नेरीड के कुएं से पानी पीने ही वाली थी कि उसकी दोस्त ने उसे आखिरी क्षण में रोक दिया। सांस फूलते हुए
सेरेना ने नेरिड से विनती की कि वह थॉमस की प्राचीन ग्रीक में लिखी गई कुछ पाठों का अनुवाद करने में मदद करे। तर्क दिया कि अगर वह अपनी किताब पूरी नहीं कर पाया तो उसे छोड़ना पड़ेगा। हालांकि थॉमस उसे थोड़ा परेशान करता था, फिर भी नेरिड ने सेरेना के प्रति अपने प्रेम के कारण सहयोग करने का फैसला किया। पास की एक चट्टान से मावरोस ने उन्हें चुपके से देखा, जैसे वे वापस खाड़ी की ओर जा रहे थे। उस रात सेरेना ने नेरिड को अपने घर ले जाया और थॉमस को देखकर हैरान होने पर उसे फ्रैंकी के रूप में परिचय दिया। अधिक सवालों से बचने के लिए सेरेना ने जल्दी से अपने पिता को बाहर ले जाया। हालांकि थॉमस ने जिक्र किया कि उसने नेरिड को पहले खाड़ी में देखा था। सेरेना ने तत्काल यह कहकर स्थिति को संभाला कि फ्रैंकी उसकी किताब में सहयोग देगी। हालांकि थॉमस ने उसकी क्षमता पर संदेह व्यक्त किया। सेरेना ने दृढ़ता से उससे विनम्रता दिखाने को कहा, क्योंकि वह उसकी मेहमान थी। बाद में वे स्थानीय रेस्तरां में डिनर के लिए गए, जहां थॉमस की हैरानी में नेरिड ने प्राचीन यूनानी कवि की रचनाओं को मूल भाषा में सुनाया। उस समय मावरोस, जो वेटर के भेष में था, नेरिड की चीजों की तलाशी लेने का प्रयास करते हुए उसकी टांगों को छूने लगा, जिससे वह सतर्क हो गई। थॉमस ने हस्तक्षेप करते हुए मावरोस को धक्का दिया, जिससे मावरोस के हाथ से फ्लानबे डिश एक पास की मेज पर बैठी औरत की प्लास्टर पर गिर गई। इस अफरा तफरी के कारण थॉमस, नेरिड और सेरेना ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने का निर्णय लिया। जुदा होने से पहले थॉमस ने नेरिड की भाषा पर उसकी अद्भुत पकड़ की प्रशंसा की, जिससे उनके बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया। उसने नेरिड को कभी भी आने का स्थायी निमंत्रण दिया। उसी रात नेरिड अपना वादा निभाते हुए आती है और उससे उसके दैनिक कामकाज के बारे में पूछती है। थॉमस खुलासा करता है कि वह कविताएं लिखता है, विशेष रूप से प्रेम के जादुई मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। थॉमस उसे एक प्राचीन पांडुलिपि दिखाता है और वे दोनों मिलकर उसके गहन अर्थों में डूब जाते हैं। हालांकि जिस प्रेम मंत्र का वे विश्लेषण कर रहे थे, उसकी शक्ति उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जिससे वे एक दूसरे की ओर अनिवार्य रूप से आकर्षित हो जाते हैं। सेरेना यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत हो रहा है, नेरिड से तुरंत घर लौटने का आग्रह करती है, लेकिन उसकी सलाह को नजरअंदाज करते हुए नेरिड सुबह होने से ठीक पहले थॉमस के सोते समय उसके कमरे में चुपके से घुस जाती है। वह अपने प्रेम का इजहार करने ही वाली होती है कि सूरज के उगने की आहट में उसकी चमकदार मछली जैसी त्वचा उभरने लगती है, याद दिलाते हुए कि सायरन केवल रात में ही पैरों के साथ रहती हैं, जिससे वह मजबूरन वहां से चली जाती है। वो सही बताया है। अगले दिन एक नेरिड जो अभी भी प्रेम में थी और सेरेना के बीच एक टकराव हुआ, जहां सेरेना यह स्वीकार करती है कि वह प्रेम के जादू के प्रभाव में है। ये नेरिड को निराश कर देता है, लेकिन जादू उसे थॉमस को अपने बगल में धीरे धीरे तैरते हुए देखने का भ्रम पैदा करता है, जिससे सेरेना की चिंता और बढ़ जाती है कि यह जादू कब तक चलेगा। दूसरी ओर थॉमस जिज्ञासा से भरा हुआ सेरेना से नेरिड के घर के बारे में पूछताछ करता है। नेरिड के जादू के प्रभाव में होने और उसके जलपरी होने का खुलासा करने के बावजूद थॉमस और भी मोहित हो जाता है। वह स्वीकार करता है कि उसने पहले कभी किसी से इतनी गहरी कनेक्शन महसूस नहीं की। जादू को तोड़ने की इच्छा से प्रेरित होकर सेरेना उसे बताती है कि नेरिड पास के खाड़ी में है बाबाए और किरान टेस्ट आज का एक को है आई के भी आज तमन का स्वयं की बनई से साथ टूर ही दी सरबाद की जोड़ी करी की कबाल से बाबाई है। अरे के अब्बा समय बिना थॉमस खाड़ी की ओर दौड़ता है और पानी में डूब जाता है। दूरी से नेरिड उसे उम्मीद से देखती है, इससे पहले कि वह अंततः तैरकर दूर चला जाता है। इसी बीच सेरेना प्रोफेसर कूल्टर को एक पत्र लिखती है, जिसमें वह अपने पिता द्वारा शुरू किए गए शोध को समाप्त करने के लिए और अधिक समय की मांग करती है। वह उनके घर में रहने की अनुमति के लिए आभार व्यक्त करती है और यह आश्वासन देती है कि उनकी बेटी की देखभाल अच्छी तरह से हो रही है, भले ही वे दूर हैं। ऑक्सफोर्ड में 3 में से 2 रेक्टर थॉमस को आवश्यक अतिरिक्त समय देने के लिए सहमत होते हैं। अगले दिन मावरोस नेरिड के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सेरेना का पीछा करता है। सड़कों पर अपने ट्रक में उसका पीछा करते समय वह नियंत्रण खो बैठता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए सेरेना भागने में सफल हो जाती है। इसी समय थॉमस सेरेना की एक पुरानी किताब में अपने प्रोजेक्ट की अंतिम कड़ी खोज लेता है और यह समझ जाता है कि प्रेम का जादू केवल सच्चे प्रेम की दहलीज है। उस दोपहर
सेरेना नेरियड की गुफा की ओर जाती है, यह जाने बिना कि मावरोस छिपकर उसकी निगरानी कर रहा है। गुफा में नेरियड खुलासा करती है कि जादू खत्म हो चुका है, लेकिन अब वह वास्तविक रूप से थॉमस से प्रेम करती है, भले ही उनके बीच अंतर हो। सेरेना उसे चुनौती देती है कि वह तय करे कि क्या वह थॉमस को छोड़कर हमेशा के लिए गुफा में रहना चाहती है। नेरियड अपने भावनाओं को समझते हुए जीवन के कुएं से पीती है ताकि वह नश्वर बन सके। पीने के बाद वह बेहोश हो जाती है और जब वह मानव पैरों के साथ जागती है, सेरेना उसकी इस परिवर्तन पर खुशी मनाती है। वो उस महत्वपूर्ण क्षण में मावरोस, जो दिमित्री के साथ गुफा के बाहर एक नाव में इंतजार कर रहा था, कार्रवाई करने का फैसला करता है। दिमित्री नेरियड की भलाई के बारे में उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मावरोस अपने इरादों में अडिग एक बम फेंकता है जिससे गुफा ढहने लगती है। सेरेना और नेरियड भागने की कोशिश करते हुए मावरोस से टकराते हैं, जो नेरियड पर एक हार्पून तान देता है। दिमित्री हस्तक्षेप करता है और मावरोस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मावरोस उसे एक कमरे में बंद कर देता है और अपने हमले पर कायम रहता है। उसी महत्वपूर्ण क्षण में थॉमस वहां पहुंचता है और मावरोस को बेहोश कर देता है। वह महिलाओं को बचाकर नाव में ले जाता है और नेरियड के साथ एक कोमल चुंबन साझा करता है। इसी बीच दिमित्री खुद को मुक्त कर लेता है और गलती से मावरोस को पानी में धकेल देता है। कुछ दिनों बाद थॉमस ऑक्सफोर्ड लौटता है और शैक्षणिक समुदाय के सामने अपनी शोध प्रस्तुत करता है। सबसे सख्त निर्देशक द्वारा एक मंत्र का उच्चारण करते समय वह अनायास ही प्रोफेसर कूल्टर से प्रेम करने लगता है। थॉमस की प्रस्तुति को प्रशंसा और तालियों के साथ सराहा जाता है। बाहर निकलते समय वह नेरियड और सेरेना को कार के पास उसका इंतजार करते हुए देखता है, जो खुशी से भरे हुए हैं। घर जाने से पहले थॉमस ऑक्सफोर्ड के एक पुल पर एक परंपरा निभाते हुए सेरेना और नेरियड के साथ यह वादा करता है कि वे हर गर्मी स्पेट्सेस लौटेंगे। इस प्रकार एक साथ खुशहाल भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं।